आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स में 1 से 7 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यदि आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एवं कमेंट बॉक्स में दी हुई है। चलिए देखते हैं। हमें दिया हुआ है कि हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की है। ठीक है, तो भूटान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे 3 से 6 सितंबर 2025 तक भारत की यात्रा पर थे। ठीक है, तो देखिए, भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान की मुद्रा है भूटानी नगुल ट्रम। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी महिला ओडीआई एक दिवसीय मैच यानी कि जो 50 ओवर का फॉर्मेट रहता है, इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका को सौंपी गई है। ठीक है, तो देखिए, 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेज़बानी 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक भारत और श्रीलंका द्वारा की जाएगी। ठीक है, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में 8 टीमें शामिल हैं। ये 8 टीमें कौन कौन सी हैं? तो ये है, देखिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। कभी कभी देखिए इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन सी टीमें शामिल हुई हैं। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप पहली बार यह 1973 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था और पहली बार इसका विजेता कौन बना था? तो इंग्लैंड ने ही इसे जीता था। यह सामान्य तौर पर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, पिछली बार यह 2022 में आयोजित किया गया था। यह 21 में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना की वजह से यह एक साल स्थगित कर दिया गया था। और पिछली बार इसे किसने जीता था? तो यह पिछली बार जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। और आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप सबसे अधिक बार ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। कितनी बार? 7 बार जीता है। ठीक है, तो मतलब इसका पिछला विजेता कौन है 2022 में? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और भारत ने अभी तक एक भी बार आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप नहीं जीता है। ठीक है, भारत ने 2 बार फाइनल खेला है, लेकिन भारत फाइनल नहीं जीत सका है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसकी याद में या सम्मान में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक्स्ट्रा जानकारी क्या है कि प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस देश के दूसरे राष्ट्रपति और महान दार्शनिक शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती को समर्पित है। उन्होंने अपने जीवन को शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित किया है। ठीक है, आगे उन्होंने 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति और 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। उन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के तिरुत्तानी गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में अडानी पावर ने भूटान की सरकारी कंपनी ड्रूक ग्रीन पावर के साथ
कितने मेगावाट की जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया है? यानी कि अडानी पावर और ड्रूक ग्रीन पावर दोनों मिलकर कितने मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करेंगे? तो यह दोनों मिलकर भूटान में 570 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स्ट्रा जानकारी क्या है। अडानी पावर और ड्रूक ग्रीन पावर साथ मिलकर भूटान में 6000 करोड़ रुपए के निवेश से 6000 करोड़ रुपए के निवेश से 570 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करेंगे। ठीक है, 2026 में इसका निर्माण कार्य शुरू होगा और लगभग इसे 5 वर्षों में पूरा किए जाने की उम्मीद है। इस परियोजना से भारत को भी बिजली निर्यात की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में चर्चा में रही किताब ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। ठीक है, अभी जो हाल ही में पहलगांव के बदले के हिसाब से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो उसी पर आधारित है यह किताब ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर से बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इसका देखिए पूरा नाम याद रखेंगे। तो इसके लेखक हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन द्वारा यह किताब लिखी गई है। और इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन वर्तमान थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने इसका विमोचन किया है। ठीक है, तो वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी थल सेना के प्रमुख हैं और यह 30वें नंबर के थल सेना प्रमुख हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे हम वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में 26वें नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, यह 26वें नंबर के हैं। और आगे देखेंगे वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में 28वें नंबर के वायुसेना प्रमुख हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, और इन तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन हैं? तो देखिए वर्तमान में तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिन्हें हम CDS भी कहते हैं, तो ये कौन है? तो वर्तमान में है जनरल अनिल चौहान, यह दूसरे नंबर के हैं। पहले हमारे देश के पहले CDS कौन थे? तो थे जनरल बिपिन रावत जी। ठीक है, अब दूसरे नंबर के कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में शाही भूटानी बौद्ध मठ का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में देखिए शाही भूटानी बौद्ध मठ का उद्घाटन किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है? तो यह बिहार राज्य के राजगीर में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए अतिरिक्त जानकारी देखेंगे। तो बिहार के राजगीर में शाही भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन पारंपरिक भूटानी रीति रिवाजों और बौद्ध रीति रिवाजों के साथ हुआ है। ठीक है, समारोह में भूटानी प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भाग लिया। और आगे तो देखिए रायल भूटानी बौद्ध मठ बिहार के राजगीर में स्थित एक भव्य और सुंदर बौद्ध मठ है, जिसे भारत भूटान के गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है। यह मठ पारंपरिक भूटानी शैली में बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है शाही भूटानी बौद्ध मठ। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है हमें कि हाल ही में किस नाम से भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल शुरू किया गया है? तो हाल ही में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है। तो उस पोर्टल का क्या नाम है? तो उस पोर्टल का नाम है द वल्चर नेटवर्क। ठीक है, तो यह द वल्चर नेटवर्क नाम से गिद्ध संरक्षण पोर्टल शुरू किया गया है।
तो चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो गिद्ध संरक्षण पोर्टल, जिसका नाम द वल्चर नेटवर्क है, यह है भारत का पहला डिजिटल नेटवर्किंग मंच है जिसे गिद्धों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, आगे इसे बी फाउंडेशन इंडिया द्वारा गुवाहाटी विश्वविद्यालय के सहयोग से 2 सितंबर 2025 को असम में लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह पोर्टल गिद्धों को बचाने में लगे व्यक्तियों, शोधकर्ताओं और संगठनों का एक नेटवर्क बनाता है ताकि वह जानकारी साझा कर सकें, जागरूकता बढ़ा सकें और गिद्धों को बचाने में मदद कर सकें। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में 27वें सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 27वां सरस आजीविका मेले का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, ये जो 27वां सरस आजीविका मेला है, यह ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को अपने हस्तशिल्प, हथकरघा और खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने का एक राष्ट्रीय मंच है। ठीक है, और यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी के लेखक या लेखिका कौन है। मदर मैरी कम्स टू मी की लेखिका हैं अरुंधति रॉय। ठीक है, तो हाल ही में अरुंधति राय के संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी का कोच्चि में विमोचन हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप लिवरपूल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप लिवरपूल में भारत ने कुल 4 पदक जीते हुए हैं। तो देखिए 4 पदकों में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। ठीक है, अब ये जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप लिवरपूल 2025 है, तो देखिए यह विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप लिवरपूल 2025 यह 4 से 14 सितंबर 2025 तक इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित की गई थी। विश्व मुक्केबाजी द्वारा आयोजित यह विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप लिवरपूल 2025 का यह पहला संस्करण था। ठीक है, यह विश्व मुक्केबाजी द्वारा आयोजित की गई है और इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित की गई है। और इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों की स्पर्धाएं शामिल थीं और इसमें लगभग 500 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। तो भारत ने इसमें 4 पदक जीते हैं। 4 पदक देखिए, तो 4 पदक विजेता ये रहे हैं। तो देखिए पहले नंबर पर है जैस्मिन लंबोरिया, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और मीनाक्षी हुड्डा, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है, और नुपुर सियोरन, इन्होंने रजत पदक जीता हुआ है, और पूजा रानी ने इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो 2025 में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कुल 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन 45 शिक्षकों में 24 पुरुष शिक्षक और 21 महिला शिक्षिकाएं शामिल हैं। यानी कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 45 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में जानते हैं हम। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल शिक्षक दिवस पर प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, छात्रों का सर्वांगीण विकास और राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान दिया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1958 में की गई थी और इस पुरस्कार का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है
कि हाल ही में जीएसटी दरों में बदलाव किए गए हैं, नई दरें कौन कौन सी हैं। तो देखिए हाल ही में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक हुई है और इस जीएसटी परिषद की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और जीएसटी की दरों में बदलाव किए गए हैं। तो नई दरों में शामिल है 0%, 5%, 18% और 40%। तो देखिए इसमें देखिए इसमें ये 40% का नया स्लैब जोड़ा गया है और पुराने स्लैब में देखिए 12% और 28% के स्लैब को हटा दिया गया है। पहले क्या था, पहले स्लैब था 0, 5, 12, 18 और 28। ठीक है, तो अब क्या किया गया है इसमें से, इसमें देखिए 12 और 28 को हटा दिया गया है और एक 40 नया ऐड किया गया है। ठीक है, तो देखिए 0, 5, 18 और ये 40%। तो देखिए 40% में विलासिता और अहितकर वस्तुओं को रखा गया है और ये जो नई जीएसटी दर है यह 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में जारी 10वीं NIRF रैंकिंग 2025 समग्र श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा संस्थान है। ठीक है, तो हाल ही में NIRF रैंकिंग 2025 जारी की गई है और इस रैंकिंग की समग्र श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा संस्थान है। तो यह रैंकिंग है, यह विभिन्न श्रेणियों में संस्थानों को रैंक करती है। ठीक है, तो देखिए NIRF रैंकिंग है, यह कुल 17 श्रेणियों में संस्थानों को रैंक करती है। ठीक है, और इसमें हाल ही में 2025 में एक नई रैंक सतत विकास लक्ष्य को शामिल किया गया है। 17 श्रेणियों में देखिए ये मुख्य श्रेणियाँ समग्र विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग ये इत्यादि शामिल हैं। और ये जो NIRF रैंकिंग है यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली एक वार्षिक रैंकिंग है। इस रैंकिंग में भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों को विभिन्न मापदंडों जैसे शिक्षण, अनुसंधान, समावेशिता और स्नातक परिणामों के आधार पर रैंक किया जाता है। तो देखिए NIRF रैंकिंग की समग्र श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा संस्थान है, तो शीर्ष पर IIT मद्रास है और यह लगातार 7वीं बार समग्र श्रेणी में टॉप पर रहा है। चलिए देखिए, तो हम विभिन्न श्रेणियों में कुछ महत्वपूर्ण रैंकिंग्स देख लेते हैं। तो मुख्य श्रेणियों में शीर्ष संस्थान, कुल यह देखिए 17 श्रेणियों में रैंक जारी की जाती है। तो 17 में से हम देखिए कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये 5वीं वाली सतत विकास लक्ष्य श्रेणी है, क्योंकि इसे 2025 में शामिल किया गया है। और आप देख लीजिए इन सभी श्रेणियों में समग्र श्रेणी है, इंजीनियरिंग श्रेणी, प्रबंधन श्रेणी, मेडिकल श्रेणी, ये सतत विकास लक्ष्य, मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी, नवाचार श्रेणी। इन सभी श्रेणियों में जिन संस्थानों ने टॉप किया है ये उनकी लिस्ट है। आप PDF से इन सबको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि भारत में शिशु मृत्यु दर 2023 के अनुसार शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो देखिए शिशु मृत्यु दर 2023 के अनुसार IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, तो यह है 25। ठीक है, तो देखिए 2023 में शिशु मृत्यु दर घटकर 25 हो गई है, जो 2013 की तुलना में 40 से 37.5% कम है। तो देखिए 2013 में शिशु मृत्यु दर क्या थी, 2013 में थी 40 और 2025 में घटकर हो गई है यह 25। ठीक है, 1971 के बाद से 80% की गिरावट दर्शाता है। 1971
1971 में यह कितनी थी शिशु मृत्यु दर? तो यह थी 129। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश शिशु मृत्यु दर 37। इन राज्यों में शिशु मृत्यु दर क्या है? 37, जो कि सबसे अधिक दर्ज की गई है। जबकि मणिपुर में यह सबसे कम 3 है। ठीक है, कम मृत्यु दर का मतलब है कि यहाँ पर स्वास्थ्य पहुँच बहुत अच्छी है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर के बारे में हम जानते हैं। तो शिशु मृत्यु दर जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक के शिशुओं की मृत्यु की संख्या से है, जिसे प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मापा जाता है। अर्थात इसकी गणना प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मरने वाले शिशुओं की संख्या से है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि बथुकम्मा उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो बथुकम्मा उत्सव मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य से संबंधित है, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए याद रखेंगे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों से संबंधित है। मुख्य रूप से यह तेलंगाना में मनाया जाता है। देखिए, बथुकम्मा उत्सव भारत के तेलंगाना राज्य में महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला एक फूलों का त्यौहार है। यह 9 दिनों तक चलता है। ठीक है, जो देवी पार्वती जी को समर्पित है। इसके दौरान महिलाएं मौसमी फूलों को व्यवस्थित करती हैं। यह उत्सव नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है, जो देवी के लिए आभार और सम्मान व्यक्त करने का प्रतीक है। बथुकम्मा शब्द का अर्थ है देवी माँ जीवित हूँ या जागृत हूँ, और यह देवी पार्वती के प्रति आभार और उनसे आशीर्वाद की कामना का प्रतीक है। यह त्यौहार अमावस्या से शुरू होकर दुर्गा अष्टमी तक, यानी कि 9 दिनों तक मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार 2025 का खिताब किसने जीता है? फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार 2025 का खिताब जीता है ग्रैंड मास्टर प्रणब वेंकटेश ने। तो फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार, यह देखिए शतरंज से संबंधित एक प्रतियोगिता है, और यह किसने जीता है 2025 में? तो यह ग्रैंड मास्टर प्रणब वेंकटेश ने जीता है। ग्रैंड मास्टर प्रणब वेंकटेश ने 2025 फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार में ग्रैंड मास्टर एलन पिचोट को फाइनल में हराकर जीत हासिल की है। अब देखिए, फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार, इस प्रतियोगिता के बारे में जानते हैं। तो यह एक शतरंज टूर्नामेंट है, और यह 2025 में 24 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित किया गया है। कहाँ पर? तो यह फुजेरा संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। यह टूर्नामेंट विश्व शतरंज महासंघ के सभी खिलाड़ियों के लिए है, और इसमें 3 श्रेणियां शामिल हैं। ठीक है, फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार में कौन कौन सी? तो एक सुपरस्टार श्रेणी है, दूसरी मास्टर श्रेणी है, तीसरी ओपन। ठीक है, यह सभी खिलाड़ियों के लिए खुली हुई है जो फाइड के प्लेयर हैं। चलिए आगे देखेंगे। तो देखिए, उद्देश्य क्या है इसका? ये फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार प्रतियोगिता है, तो इसका उद्देश्य है कि फाइड खिलाड़ियों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना, और 2026 में जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट है उसके लिए अंक अर्जित करने का अवसर देना है सभी प्लेयरों के लिए प्रतिभागी। तो इसमें लगभग 70 देशों के 530 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में मैत्री युद्ध अभ्यास का 14वां संस्करण संपन्न हुआ है। यह किन देशों के बीच होता है? मैत्री युद्ध अभ्यास में कौन कौन से देश भाग लेते हैं? तो यह अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है, और इसका भी हाल ही में 14वां संस्करण संपन्न हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है। हाल ही में
भारतीय सेना और रॉयल थाई आर्मी के बीच मैत्री अभ्यास का 14वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ है। ठीक है, यह इस बार भारत में मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ है। ठीक है, यह युद्धाभ्यास जो है मैत्री युद्धाभ्यास भारत और रॉयल थाई आर्मी के बीच 2006 से आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय और वार्षिक सैन्य अभ्यास है, यानी कि यह हर साल आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इसे बारी बारी से आयोजित किया जाता है, एक बार भारत में तो फिर एक बार थाईलैंड में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में किसे FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, रजित पुन्हानी जी को हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का CEO नियुक्त किया गया है। इन्होंने 1 सितंबर 2025 को कार्यभार संभाला है। देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे तो देखिए, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष है सुश्री पुण्य सलिला श्रीवास्तव। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, लेकिन इसका संचालन 2011 में शुरू हुआ था। ठीक है, यह एक वैधानिक निकाय है जो भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसत जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष कम हो जाती है? तो देखिए, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसत जीवन प्रत्याशा 3.5 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, EPIC द्वारा विकसित वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक वायु प्रदूषण के स्तर को जीवन प्रत्याशा पर प्रभाव के रूप में दर्शाता है। यह सूचकांक या रिपोर्ट है, यह वायु प्रदूषण का जो जीवन पर प्रभाव पड़ता है उसे दर्शाता है। तो 2025 के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के अनुसार भारत के सभी 1.4 बिलियन लोग WHO की सुरक्षित सीमा से अधिक PM 2.5 प्रदूषण वाली हवा में सांस ले रहे हैं। ठीक है, इस वायु प्रदूषण के कारण भारत की औसत जीवन प्रत्याशा में 3.5 वर्ष की कमी हो जाती है, जो कुपोषण या तंबाकू के सेवन से भी बड़ा खतरा है। यानी कि वायु प्रदूषण के कारण भारत में औसत जीवन प्रत्याशा में 3.5 वर्ष की कमी हो जाती है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यह कहाँ आयोजन किया जाएगा इसका? नई दिल्ली में। तो देखिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 यह 30वां संस्करण है जो अगस्त 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, भारत 17 वर्ष बाद इस टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2009 में इस विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी कर चुका है। 2009 में हैदराबाद में भारत ने इसकी मेज़बानी की थी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, तो देखिए, यह बैडमिंटन की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जिसका आयोजन बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी कि BWF करता है और इसकी शुरुआत 1977 में हुई थी। ठीक है, अब यह वर्तमान में लगभग हर साल आयोजित
किया जाता है, लेकिन ओलंपिक वर्षों में इसका आयोजन नहीं किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाए जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना और पूरे देश में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इस दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। और 2025 के राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का विषय क्या है? तो इसका विषय है कि बेहतर जीवन के लिए सही खाएं, यानी कि ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो इस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है। पिछली साल भी भारत 115वें स्थान पर ही था, यानी कि भारत ने रैंकिंग में कोई सुधार नहीं किया है। तो देखिए, भारत पिछले वर्ष की तुलना में बिना किसी सुधार के 163 देशों में से 115वें स्थान पर है। आइसलैंड लगातार 2008 से पहले स्थान पर है इस इंडेक्स में, यानी कि सबसे शांति वाला देश। जीपीआई 2025 में सिंगापुर विश्व में 6वें स्थान पर है, जबकि एशिया में पहले स्थान पर है। ठीक है, एशियाई देशों में सिंगापुर टॉप पर है और विश्व में उसका स्थान क्या है? तो वह 6वें नंबर पर है। ठीक है, तो देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया के शीर्ष 5 सबसे शांतिपूर्ण देश कौन से हैं? तो 5 सबसे शांतिपूर्ण देश हैं सिंगापुर, जापान, मलेशिया, भूटान, मंगोलिया। और इसी इंडेक्स में दुनिया के विश्व के 5 सबसे शांतिपूर्ण देश कौन से हैं? तो ये है आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए, अभी एससीओ की 25वीं बैठक हुई थी, तो इसका आयोजन चीन के तियानजिन में किया गया है। चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया। ठीक है, इस बैठक में पहलगांव आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है। एससीओ के बारे में जानेंगे तो एससीओ यूरेशियाई क्षेत्र में एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ने की थी और इस संगठन में बाद में भारत और पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हो गए हैं, जिससे यह एक 10 सदस्यीय संगठन बन गया है। इसमें देखिए कुल 10 सदस्य देश हैं और 17 साझेदार देश शामिल हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस प्रतिवर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 सितंबर को ही। क्यों? तो देखिए, 1969 में एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, ये एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और विश्व नारियल दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इसका विषय है नारियल की शक्ति को उजागर करना
वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करना। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? तो 2025 में मैग्सेसे पुरस्कार के 3 विजेता हैं। ठीक है, कौन कौन? तो देखिए, भारत से है एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन, एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन, मालदीव की शाहिना अली और फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा। ठीक है, तो 3 विजेता हैं इसमें 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में। ठीक है, तो ये जो एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन है भारत का, इसके बारे में जानेंगे। तो यह देखिए, एजुकेट गर्ल्स संगठन को भारत के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है और यह सम्मान पाने वाला भारत का यह पहला संगठन है। ठीक है, तो देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला यह भारत का पहला संगठन है। इस संगठन को 2007 में सफीना हुसैन द्वारा एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। अब देखिए, ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में हर साल दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार एशिया के उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में असाधारण योगदान दिया है। ठीक है, यह पुरस्कार एशिया के लोगों को ही दिया जाता है, लोगों या संस्थाओं को। ठीक है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और यह पहली बार 1958 में दिया गया था। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से भारत का पहला AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक लॉन्च किया गया है। मतलब कि एक जनजातीय भाषा अनुवादक लॉन्च किया गया है जो AI बेस्ड है। उसका क्या नाम है? तो यह आदिवाणी नाम से एक जनजातीय भाषा अनुवादक लॉन्च किया गया है, आदिवाणी। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो यह भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI बेस्ड अनुवादक है जो जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और प्रचार के लिए बनाया गया है। ठीक है, यह पहल न केवल जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाएगी बल्कि उनकी भाषाओं और संस्कृति को विलुप्त होने से बचाने में भी मदद करेगी, जिससे देश की भाषाई विविधता को बढ़ावा मिलेगा। इसका उद्देश्य संचार संबंधी कमियों को दूर करना और जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण करना है। चलिए आगे देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।